युवा प्रतिनिधि जिन्हें और आईनेक्स के जागरण आईनेक्स के संपादक डॉक्टर उज्ज्वल जी हमारे बीच में, हम उन्हें स्वागत आमंत्रित करते हैं। दीपक उसका एक केंद्र बिंदु लोकार्पण अपने कर्तव्यों द्वारा मंचस्थ हमारे जो बुजुर्ग हैं, प्रतिनिधि हैं, वे करें। कम से कम एक हाथ बार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। निवेदन करते हैं वो अपने प्रथम नाटक की प्रस्तुति को प्रारंभ करना। इससे पूर्व हम नाटक प्रारंभ करें, प्रतिवर्ष एक पत्रकार को हम लोग सम्मानित करते हैं अपने मन से, और इस दफा जो सम्मान कार्यक्रम जो निर्णय लिया गया है वे हैं आईनेक्स के संपादक श्री उज्ज्वल। हम गुजारिश करेंगे कि उन्हें सम्मानित करें। श्री विजय जी मोमेंटो देने की कृपा करें, मोमेंटो देने की कृपा करें। बड़ा हम पहले गुजारिश करना चाहेंगे कि श्री उज्ज्वल जी दो शब्द हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज कुछ बहुत कोई भाषण का देने का समय नहीं है। मैं बड़ा आभारी हूँ आयोजक मंडल का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक नाट्य उत्सव के मौके पर मुझ जैसे नौसिखवा एक कलमबाज को इसके लिए चयनित किया। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार आप सबका आभार प्रकट करता हूँ।
जिस अखबार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वहाँ पे नाटक, रंगमंच, रंगकर्मी एक खास स्थान पाए। हालांकि बदलते वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदली है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है। और जब भी कोई रंगमंच से जुड़े साथी अपने पास आते हैं या कभी उनसे मुलाकात होती, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपका सहयोग इस रूप में चाहिए। अब शायद वो एक फेज था, आज से 2 दशक पहले प्रेक्षागृह में बैठ करके नाटक देखना, उसके बाद उनके एक एक वस्तु सज्जा से लेकर के प्रकाश और तमाम संयोजन का विश्लेषण पढ़ने को मिलता था। आज व्हाट्सएप के जमाने में ये हमसे छीन लिया है। तो कोई बात नहीं, बदलते दौर के साथ हम भी थोड़ा सा बदल गए, बदलने को तैयार हैं और थोड़ा सा सहयोग आपकी ओर से भी रहा। तो आज भी रंगमंच से बड़ा तो माध्यम नहीं है, सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति का, और जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, यदि इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें रंगमंच का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। तो एक बार फिर से हम तमाम रंगमंच से जुड़े सभी पुरोधाओं को नमन करते हैं। आप रंग प्रेमियों को, रंगकर्म से जिनका लगाव है, उनको अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस आयोजन के लिए मुझे भी इसमें शामिल किया गया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नाटक महोत्सव है, इसकी शुरुआत हमने 2010 में की थी और तब से अनवरत ये हर साल ये समारोह होता है। इस बार हमें कला संस्कृति युवा विभाग का सौजन्य मिला है, उनका सहयोग मिला है। उनके सहयोग से हम ये 3 दिवसीय नाटक उत्सव कर रहे हैं और उसमें 6 नुक्कड़ नाटकों का भी मंचन हो रहा है। तो हम आप सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं कि चूंकि वो थोड़ा सा विलंब भी हो गया है और मोमेंटो देना था इनको, तो वो कहीं इधर उधर हो गया, तो बाद में हम लोग दे देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी जो हमारे दर्शक हैं उनका आभार प्रकट करते हैं और मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फोन का स्विच ऑफ कर देंगे और लगातार मैं 1 घंटा 20 मिनट का ये प्ले है हमारा, आप देखिएगा और आपसे सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। और ये डॉक्टर चतुर्वेदी जी का ही लिखा हुआ है और मेरे निर्देशन में ये नाटक हो रहा है। धन्यवाद। आप कलिंग युद्ध की बात करती हैं, वह एक प्रमाद, मेरे यौवन की उद्दाम लालसा का परिणाम। मैंने एक ही युद्ध किया और वो मेरे जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। अंतिम युद्ध? कैसे सम्राट? हाँ साम्राज्ञी, फिर मैंने दोबारा कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं। कलिंग की धरती पर 1 लाख वीर सैनिक कट मरे। मेरी लालसा की अग्नि में
उनके प्राणों का होम पड़ा। कैसा था वह हृदय विदारक दृश्य दिशा काल में, जब अपने विजय गौरव के साथ मैं समर भूमि का एक बार पुनः अवलोकन करने वहां गया। वहां फैली थी विस्तृत संग्राम भूमि, जहां चारों ओर घोर अंधकार छाया था। कुछ लोग तब तक वहां मूर्छित पड़े थे। शायद वे जल के लिए तड़प रहे थे। मुझे लगा कि इतने लोगों की हत्या का पाप मेरे ही सिर पर है। हाँ मैं ही हूं इनका हत्यारा। मैं ही हूं इनका हत्यारा। सम्राट, आप चुप क्यों हो गए? फिर क्या हुआ? मैंने मन ही मन अपने आप को अपराधी मान लिया और प्रायश्चित करने का निश्चय किया। मैंने आजीवन अहिंसा का व्रत लिया और करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध की शरणों में चला गया। सम्राट का कीर्तिगान केवल भारत में नहीं बल्कि दूर दूर के साम्राज्य में फैल गया है। सम्राट ने खंड से केवल कलिंग को जीता, लेकिन अहिंसा परमो धर्म गुण से विश्व को जीत लिया। भारत भूमि की मिट्टी में यह प्रभाव है साम्राज्ञी कि मैं चंडाशोक से धर्माशोक बना। धर्म विवर्धन कुणाल देव महाराज के दर्शनाभिलाषी हैं। युवराज कुणाल, उन्हें आने की अनुमति है प्रहरी? परम पूज्य पिता और पूजनीय माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने आया। कुणाल, तुम्हारे स्वभाव और आचरण ने हम दोनों का मन मोह लिया है। सम्राज्ञी, कुणाल भारत के भावी सम्राट हैं। ऐसे उत्कृष्ट गुणों का होना तो अच्छी बात है। ये आप दोनों के आशीर्वाद का फल है। आपके स्नेह में जो सुख है वो साम्राज्य के उपभोग में कहा। कुणाल, आज प्रातः काल से ही मेरा मन बड़ा व्यथित है पुत्र। कैसी व्यथा? कुणाल, मेरा ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारा बड़ा भाई महेंद्र तरुणावस्था में ही भिक्षु बन गया। मैं जब तथागत के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए अपने किसी विश्वास पात्र को सिंघल द्वीप भेजना चाहता था तो वो आगे आया। उसने मुझसे कहा, पिताजी, तथागत के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने मैं सिंघल द्वीप जाऊंगा। भैया का हृदय महान। मैंने उसे सिंघल द्वीप जाने की अनुमति दे दी। उसके पश्चात संघमित्रा भी उसके साथ ही चली गई। मैं भी चिंतित हूं। तब से उन दोनों की कोई सूचना नहीं मिली। कुणाल, वे बचपन में ही घर की माया का परित्याग कर चुके थे। तथागत के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए ही उन्होंने बचपन में ही अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया था। फिर वे हमें अपनी सूचना क्यों भेजते? उन दोनों के कुशल क्षेम की सूचना न मिल पाने के कारण ही मेरा मन बड़ा व्यथित है कुणाल। कुणाल, अब मेरी सारी आशाएं एकमात्र तुम पे ही केंद्रित है पुत्र। आपने मुझे इस योग्य समझा। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है पिताजी। अब आज्ञा।
साम्राज्ञी, क्या आपने कुणाल की आंखों को कभी ध्यानपूर्वक देखा है? देखा है। तो क्या पाया उनमें? करुणा का उमड़ता हुआ सागर। और कुछ? कुछ नहीं। ये नेत्र कमल के फूल के समान है, लेकिन इनमें एक उदासीनता है। उदासीनता? हाँ साम्राज्ञी, उदासीनता। कैसी उदासीनता? लगता है इन आंखों को कभी सुख भोगना लिखा ही नहीं। आप कैसी बातें करते हैं? ये मेरी धारणा है। संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है, नाशवान है। आपकी धारणा विचित्र है। ऐसी विचित्र धारणा के पीछे भी एक कारण है साम्राज्ञी। कैसा कारण? संघाराम के महास्तिवीर यश ने एक बार कुणाल के नेत्रों की ओर देखते हुए मुझे कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। तब से मुझे बड़ा भय हो गया। कुणाल जैसे व्यक्ति का भला कौन शत्रु हो सकता है? आप इस भय को दूर कर दें। सम्राट, मुझे अब रानी महल में जाने की आज्ञा है। हाँ साम्राज्ञी, आप रानी महल में जाइए। लगता है कोई शासक हमसे मिलना चाहता है। तक्षशिला के शासक कालसेन महाराज के दर्शनाभिलाषी हैं। उन्हें आने की अनुमति है। सम्राट की जय हो। कालसेन, इतनी प्रातः सहसा यहाँ आने का प्रयोजन? तक्षशिला में सब कुछ सामान्य तो है? नहीं सम्राट, तक्षशिला में विद्रोह की आंधी उठ खड़ी हुई है। प्रजा सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है। कालसेन! सम्राट, यही समाचार देने के लिए मैं स्वयं पाटलिपुत्र आया हूँ। लेकिन इस विद्रोह का कारण? उनका कहना है कि सम्राट अशोक अत्याचारी है। क्या? मैं और अत्याचार? नहीं सम्राट, आपने कोई अत्याचार नहीं किया है। यह तक्षशिला वासियों की उदंडता है। लेकिन इस उदंडता के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कालसेन? वे अब मगध सम्राट से अपने को अलग करना चाहते हैं। उन्होंने तो अब राजस्व देना भी अस्वीकार कर दिया है सम्राट। कालसेन! ये सत्य है कि मैंने युद्ध न करने की घोषणा की है। हिंसा से मैं विरत हो गया हूं, लेकिन लगता है कि इस विशेष परिस्थिति में मुझे कुछ सोचना ही होगा। ये मौर्य साम्राज्य की मर्यादा का प्रश्न है। मैंने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का निर्णय लिया है। आज सभी राज्य एक एक कर हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। सम्राट, तक्षशिला के विद्रोह को दबाया न गया तो संभव है कि अन्य प्रांत के राजा भी सम्राट से अपना संबंध विच्छेद कर ले। कालसेन, मगध साम्राज्य का गौरव बना रहेगा। इसके लिए आवश्यक है कि तक्षशिला के विद्रोह को शीघ्र कुचल दिया जाए। सम्राट का निर्णय उत्तम है। कालसेन, दूरी की यात्रा से तुम थक गए होगे। जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। कल शीघ्र तुम्हें राज्यादेश भी मिल जाएगा। जो आज्ञा। क्या तथागत के बहुमूल्य उपदेशों को मैं भूल जाऊं? जीव हिंसा नहीं करनी। जब जब युद्ध होगा, जीव हिंसा भी होगी। पर कलिंग को यूं उपद्रवियों के हाथों में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। नहीं, इस विद्रोह का दमन तो करना ही होगा। मैं शीघ्र ही कोई रणनीति बनाता हूं।
का सम्राट कौन है? वेदर्षि सम्राट अशोक वर्धन। तक्षशिला का शासक कौन है? मैं हूँ प्रमुख शासक कालसेन। तक्षशिला के निवासी ये आरोप लगाते हैं कि उनका शासक कालसेन अत्याचारी। क्यों, यही बात है ना? नहीं, ये झूठा आरोप है मुझ पर। तक्षशिला की प्रजा पर अत्याचार होता है, ये सत्य है। नहीं, ये असत्य है। कालसेन, मुझे तक्षशिला की स्थिति की जानकारी है। सम्राट ने दया और करुणा का पथ पकड़ा है। उनका अपनी प्रजा पर, अपने प्रतिनिधियों पर अगाध विश्वास है, लेकिन वे भ्रम में हैं। इस विद्रोह का कारण तुम हो, केवल तुम। प्रमाण है कोई इसका प्रमाण? समय आने पर मैं इसे प्रमाणित कर दूंगा, साक्ष्य सहित। तुम सावधान हो जाओ। सावधान हो जाऊं? युवराज कुणाल, आपने अच्छा किया कि मुझे सावधान कर दिया। संभव है कि सम्राट अपने इस लाडले पुत्र की बातों में आकर मुझे ही दंड दें। इसलिए अभी से ही युवराज के विरुद्ध जाल बिछाता हूं। हाँ, अब मुझे उस समय की प्रतीक्षा होगी जब मेरी युक्ति से पाटलिपुत्र का सिंहासन हिल उठेगा। मगध सम्राट में भूचाल आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हमने ये निश्चय कर लिया है कि तक्षशिला के विद्रोह को शीघ्र दमन करना ही होगा। यदि वहां की प्रजा ये सोचती है कि हमारा ये अहिंसा व्रत हमारी दुर्बलता का परिचायक है, तो ये उसका भ्रम है। आखिर मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व भी तो हमारे ही कंधों पर है। लेकिन आप इस विद्रोह का दमन किस प्रकार करेंगे? मैं इस विद्रोह के दमन करने के लिए युवराज कुणाल को नियुक्त करूंगा। कुणाल को? नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भयानक कार्य के लिए कुणाल को ना भेजे। तक्षशिला के विद्रोही रक्त के प्यासे हो रहे हैं। महारानी, कुणाल हमारे युवराज हैं, भारत का भावी सम्राट है। उसे ऐसी परिस्थितियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन उसे फिर उसके साथ हमारी मातृ सेना भी तो रहेगी। सम्राट, उसे रणनीति का ज्ञान नहीं है। वो सैन्य संचालन नहीं कर सकेगा। अवश्य कर सकेगा, वो सैन्य संचालन अवश्य कर सकेगा। सम्राज्ञी, क्या उसके शरीर में महाराज चाणक्य का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा? क्या वो महाराज बिंदुसार के कुल को अपमानित करेगा? क्या वो मौर्य वंश का योग्य उत्तराधिकारी नहीं है? नहीं सम्राज्ञी, उसे जाने दो, वो अवश्य विजयी होगा। ये उसकी परीक्षा का समय है। सम्राट, उसे तक्षशिला जाना ही होगा। सम्राज्ञी, उसे जाने दो, वो अवश्य विजयी होकर लौटेगा। प्रतिहारी, आज्ञा। जाओ, युवराज कुणाल से कहो हम उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। वो आज्ञा महाराज। सम्राज्ञी, अशोक एक पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। सम्राट का कर्तव्य पिता के कर्तव्य से बहुत ऊंचा होता है। यदि आज मैं अपने कर्तव्य से चूक हो जाऊंगा तो भारत की भावी संतान मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए
इसलिए मैं अपने राजधर्म का पालन करूंगा। धन्य भाग्य, पिताश्री ने मेरा स्मरण किया। पिता ने नहीं कुणाल, मगध सम्राट ने तुम्हारा स्मरण किया है। मगध में एक आंधी उठ खड़ी हुई है, तुम्हें उसका सामना करना है। मैं सम्राट का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा। तक्षशिला का विद्रोह मेरी चिंता का कारण है युवराज। मैं तुम्हें मागधी सेना का नेतृत्व सौंप रहा हूं। तुम्हें तक्षशिला जाकर वहां के विद्रोह का दमन करना होगा। ये सम्राट का अनुग्रह है। मुझे विश्वास है कि मैं इस विद्रोह का दमन कर सकूंगा। आपने मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे ये कार्य सौंपा। मां, तुम चुपचाप खड़ी, तुम्हारे नेत्रों में ये नींद। तुम दुखी ना। पिता और माता का पुण्य आशीर्वाद मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। मैं शीघ्र विजय गौरव के साथ पाटलिपुत्र की धरती पे वापस लौटूंगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमे, मेरा कुणाल, यही आशीर्वाद है। मैं तुम्हें तक्षशिला का युवराज नियुक्त करता हूं। कल प्रधानामात्य से इसका आदेश भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम मेरे प्रतिनिधि हो कुणाल। तुम्हें बल, श्रम, कौशल जैसे भी हो तक्षशिला के विद्रोह का दमन करना है। तुम अवश्य विजयी होगे कुणाल। कुणाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नायक, नतमस्तक क्यों हो? क्या पराजय के कारण लज्जित हो? नहीं, पराजय के कारण लज्जित नहीं हूं मैं। इस विद्रोह का परिणाम जानता था मैं। जानते थे तो फिर जानबूझ करके ऐसा विद्रोह तुमने क्यों किया? मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया। ये भूल नहीं थी। भूल नहीं थी? ये कैसा प्रलाप है? आग में हाथ डालने का परिणाम जिसे मालूम हो वो हाथ क्यों डालेगा? क्या मगध साम्राज्य की शक्ति तुमसे छिपी थी? मगध साम्राज्य की शक्ति किसी से छिपी नहीं थी। सम्राट अशोक का गौरव भी किसी से छिपा नहीं था। मगध साम्राज्य को चुनौती देना इस विद्रोह का लक्ष्य नहीं था। तो क्या मैं जान सकता हूं कि यह विद्रोह किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उत्तर मैं तुम्हारे समक्ष नहीं दे सकता। नायक, अदब से बातें करो। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? जानता हूं, तक्षशिला के शासक कालसेन हूं। हाँ, आज मैं जो भी चाहूं कर सकता हूं। मैंने ही इस विद्रोह का दमन किया है और अब सभी विद्रोहियों को दंड दूंगा। तुम इसे अच्छी तरह जान लो। आपने विद्रोह का दमन नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? आपने तो विद्रोह का दमन करना चाहा था, किंतु असफल रहे। ये तो युवराज कुणाल का व्यक्तित्व है कि विद्रोहियों ने स्वयं हथियार नीचे डाल दिए। युवराज कुणाल कालसेन की वीरता के सामने युवराज कुणाल का व्यक्तित्व। नायक, यह तुम्हारी भूल है। भ्रम में हो तुम। भ्रम में आप हैं। कैसे? प्रियदर्शी सम्राट अशोक के नाम पर आपने अपने अत्याचार से तक्षशिला की भूमि को अशांत कर दिया था। आप ये समझते थे कि आपके अत्याचार की कहानी पाटलिपुत्र तक नहीं पहुंच सकेगी और बिना किसी बाधा के यहां के प्रजा का रक्त चूसते रहोगे। तक्षशिला के वीरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। विद्रोह मगध साम्राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि आपके विरुद्ध था। तो तुम ये समझते हो कि युवराज कुणाल हमें दंड देंगे?
यह तुम्हारी भूल है। भूल है? नहीं, युवराज कुणाल न्याय विचार करेंगे। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी की यह परीक्षा होगी। वे पक्षपात कभी नहीं करेंगे। यदि ऐसा होगा तो युवराज कुणाल पाटलिपुत्र वापस नहीं जा सकेंगे। इसी तक्षशिला में उनकी समाधि बनेगी। वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। नायक, कालसेन को तुम नहीं जानते। नायक, कालसेन को तुम नहीं जानते। मेरे सैनिक विद्रोह कर देंगे, युवराज को बंदी बना लेंगे और मैं तक्षशिला का स्वतंत्र शासक बन बैठूंगा। आपका अहंकार है, आपका यह अहंकार चूर चूर हो जाएगा। नायक, मैं व्यर्थ का प्रलाप नहीं जानता। और सुनो, मेरे प्रश्न का जवाब दो। कौन सा प्रश्न? यही कि तुम्हारे साथियों के नाम क्या है। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नायक, इस प्रश्न के उत्तर पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। जीवन का मोह मुझे कभी रहा ही नहीं। मेरे क्रोध को आमंत्रण न दो। जिस व्यक्ति को जीवन का मोह ही ना रहा, उसे किसी के क्रोध का भय नहीं। तो ठीक है, मेरी तलवार तुम्हारा रक्त पीने के लिए तैयार है। सावधान! तलवार पृथ्वी पर डाल दो। युवराज, आप तलवार का परित्याग करो। ये पाटलिपुत्र के युवराज और तक्षशिला के उपराज का आदेश है। सैनिक, कालसेन को बंदी बना लो। युवराज, ये मेरा अपमान है। अपमान? जो व्यक्ति मगध सम्राट और उनके पुत्र के विरुद्ध बातें करता है, उसे सम्मान कौन देगा? स्पष्ट है, उसका अपमान ही होगा। और तुम कौन? नायक, आपकी प्रजा महाराज। तुम यहाँ क्यों लाए गए? युवराज, यहाँ जो विद्रोह हुआ उसका संचालन मैंने ही किया है। यानी तुम विद्रोही हो? हाँ, मैं विद्रोहियों का नेता हूँ। लेकिन विद्रोह को तो कुचल दिया गया। विद्रोहियों ने स्वयं हथियार नीचे डाल दिए महाराज। मगध की विशाल वाहिनी देखकर? नहीं, युवराज कुणाल के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। यह झूठ है। मगध की विशाल वाहिनी देखकर ही विद्रोहियों ने अपने हथियार डाले। नहीं युवराज, मगध साम्राज्य से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अंग है तक्षशिला, क्योंकि यह भारत के सीमा का प्रहरी है और हम इस गौरव को पाकर संतुष्ट हैं। तो फिर इस विद्रोह का कारण क्या है? तक्षशिला के शासक इस कालसेन ने अपने अत्याचार से सबको त्रस्त कर रखा। यहां किसी के प्राण या प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थे। इस राजसभा में हमारी शिकायत सुनने को कोई तैयार ना था। इसी से हमें अस्त्र उठाना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। कालसेन, तुम्हारे विरुद्ध ये भयंकर अभियोग। युवराज, ये अभियोग मिथ्या है। नायक राष्ट्रद्रोही है। ये अपनी प्राण रक्षा के लिए झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता। तक्षशिला के घर घर में तुम्हारे अत्याचार की कहानी सुनी जा सकती है। यदि तुम न्यायपूर्वक शासन करते तो यह विद्रोह कदापि ना होता। कालसेन, मैं तक्षशिला के विद्रोह का सिर्फ दमन करने नहीं, बल्कि इसके कारण का पता लगाने भी आया। तुम्हारे विरुद्ध असंख्य अभियोग मिले हैं। तुमने अनेक लोगों के प्राण लिए हैं। कुलीन घरों में घुसकर उनका मांग भंग किया। गांव के गांव भस्मसात कर दिए हैं। इतने अभियोग का उत्तर तुम इस जन्म में नहीं दे पाओगे। युवराज, मैं अपराधी हूं, क्षमा चाहता हूं। कालसेन, क्या तुम प्रायश्चित करना चाहते हो? हाँ युवराज, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठीक है, तुम अभी इसी क्षण तक्षशिला की सीमा से बाहर चले जाओ। सिपाही, आदेश का पालन करो।
नायक, तुम आज से मुक्त। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का दंड तुम जैसे वीर पुरुष के लिए नहीं है। तुम चाहो तो हमारी सेना में काम कर सकते हो। आज्ञा युवराज। मुझे आशा है कि तुम हमारे विश्वास के अनुरूप हो। युवराज की जय हो। युवराज की जय हो। सुनो, मैंने कहा सुनो। अरे क्या तुम बहरे हो? आपने मुझसे कुछ कहा? बहरे हो क्या? मेरे कान तो सुरक्षित हैं। आप तो क्या अंधे हो? मेरा नाम विशालाक्ष है। विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखें, समझे? और वो आंखें अपने जगह पे विराजमान है, तो फिर मैं अंधा कैसे हो सकता हूं? आप ही बताइए। तुम हो कौन यहाँ? अरे आपको पहरावा से मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूं। लेकिन आप कहां से आ रहे हैं? मैं तक्षशिला से आ रहा हूं। तक्षशिला से? तक्षशिला में तो कालसेन बड़ा ही अत्याचार मचा रखा है, प्रजा में खलबली मचा रखी है। मैं कालसेन हूं। आप कालसेन हैं? आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने का प्रयोजन? तक्षशिला में सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं उसी की सूचना सम्राट को देने आया हूं। सम्राट तो अस्वस्थ हैं। साम्राज्ञी ने घोषणा कर रखी है कि किसी को भी सम्राट से मिलने न दिया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य का शासन कार्य किसके हाथों में है? राज्य का शासन कार्य साम्राज्ञी चला रही हैं। तो क्या साम्राज्ञी से भेंट हो सकती है? हाँ, आप थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आता हूं। मैंने साम्राज्ञी से आपका निवेदन कह दिया है। वो लगता है इधर ही आ रही हैं। मैं चलता हूं। क्या तुम तक्षशिला से आ रहे हो? हाँ साम्राज्ञी, मैं कालसेन हूँ। वहां के विद्रोह का क्या समाचार? विद्रोह का दमन हो गया। क्या? जब वहां के विद्रोह का दमन हो गया तो युवराज को यहाँ लौटाना चाहिए था। सम्राट अस्वस्थ है, वे कुणाल को स्मरण किया करते हैं। ऐसी स्थिति में कुणाल का पाटलिपुत्र में रहना अत्यावश्यक है। क्या कुणाल अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार नहीं जानता? जानते हैं सम्राज्ञी, जानते हैं। तो फिर उसे शीघ्र ही यहाँ आ जाना चाहिए था। सम्राज्ञी, अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्या कारण? वे अब तक्षशिला में ही स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। उन्होंने तो मगध साम्राज्य से अपना संबंध भी विच्छेद कर लिया है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। सम्राज्ञी, भारत का भावी सम्राट, फिर वह विद्रोह क्यों करेगा? सम्राज्ञी, मैं इसी की सूचना सम्राट को
और आपको देने आया था, लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास कर ही नहीं रही। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये कैसा परिवर्तन है? क्या कुणाल अपने देवतुल्य पिता के विरुद्ध विद्रोह करेगा? क्या साम्राज्य लिप्सा ऐसी होती है? क्या कुणाल का सद्व्यवहार दिखावा था? आज मगध साम्राज्य पर संकट की घटाएं छाई हैं। महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार का लगाया मौर्य साम्राज्य का पौधा आज एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी जड़ में मानो घुल न गया है। मैं एकांत में प्रधानामात्य से विचार विमर्श करती हूँ। यही ठीक होगा। विद्या का केंद्र, इसी पुण्य स्थली में मेरे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त ने विद्या अध्ययन किया। यहीं आचार्य चाणक्य रहा करते थे। यहीं मेरे पिता भी रह चुके हैं। इतिहास की अनेक घटनाएं यहाँ घटित हुई और आज भी घट रही। युवराज, कौन? मैं हूं आपका सेवक नायक। नायक? तुम बधाई के पात्र। थोड़े से समय में तक्षशिला के विद्रोह का दमन हुआ। क्यों युवराज, क्या तक्षशिला की इस भूमि से आप असंतुष्ट हैं? ऐसा ना कहो नायक। तक्षशिला की इस धरती ने, यहाँ की प्रजा ने मुझे जितनी प्रतिष्ठा दी है, कदाचित वो कहीं और से संभव नहीं था। लेकिन वहां पाटलिपुत्र में मेरे पूज्य माता पिता रहते हैं। उनके दर्शन के लिए मेरा मन व्यग्र है। युवराज, पूज्य पिताश्री और माता जी के प्रति कितनी श्रद्धा है आपके मन में? अपराध क्षमा हो, पाटलिपुत्र से कुछ लोग आए, अत्यंत आवश्यक आदेश। पाटलिपुत्र से? जी। प्रहरी, उन्हें शीघ्र उपस्थित करो। जैसी आज्ञा। पाटलिपुत्र से अत्यंत आवश्यक आदेश? बात समझ में नहीं आती। तुम काल सेन, मैंने तुम्हें तक्षशिला की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया था। मैं जानना चाहता हूं तुमने यहां फिर क्यों प्रवेश किया? सम्राट और साम्राज्ञी के आज्ञा से। तुम पाटलिपुत्र से आ रहे हो? हाँ, सम्राट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लेकर आया हूं। कैसा आदेश? आप इसे पढ़ ले, सब ज्ञात हो जाएगा। युवराज, आप पत्र पढ़कर चिंतित क्यों हो गए? पत्र में ऐसी कौन सी बात है? सम्राट को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है। उन्होंने ये आदेश भिजवाया है कि मेरे दोनों नेत्र कालसेन के द्वारा भेज दिए जाए। ये छल है, प्रवंचना है, धोखा है। सम्राट का ऐसा क्रूर आदेश हो ही नहीं सकता। सम्राट का आदेश है। साम्राज्ञी ने अपने हाथों से इसे मुझे दिया है। इस पर राज मुद्रा भी अंकित है, देख ले। प्रियदर्शी सम्राट की दयाशीलता को मैं भी जानता हूं काल से।
वैसे दयालु सम्राट अपने पुत्र को नेत्रहीन होने का आदेश कैसे दे सकते हैं? सम्राट अस्वस्थ है, कदाचित युवराज के नेत्रों से उन्हें लाभ हो। क्या उनके दोनों नेत्र खराब हो गए हैं? नायक, सम्राट के विरुद्ध एक शब्द ना बोलो। मैं उनके लिए अपने प्राण तक दे सकता। युवराज, ये छल, प्रवंचना है, धोखा है। इस कालसेन को आपने पदच्युत किया है। प्रतिशोध लेने के लिए इसने नाटक खेला है। ये सम्राट का आदेश है, इसका पालन होना चाहिए। कालसेन, तुम पाटलिपुत्र लौट जाओ। जाकर सम्राट और सम्राज्ञी से कह दो कि तक्षशिला ने स्वाधीनता की घोषणा की है। तक्षशिला के शासक होंगे कुणाल देव और यहां के युद्ध का संचालन करेगा नायक। नायक, सम्राट के आदेश के सम्मुख सर झुकाना मेरा परम कर्तव्य है। उनका आदेश मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। उनके आदेश का पालन मुझे करना है, तुम्हें नहीं। मैं उनके लिए अपने प्राण तक दे सकता हूं। पर युवराज, आदेश का कोई प्रमाण है? ये सम्राट ने भेजा है या सम्राज्ञी का ही आदेश है? राज मुद्रा से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? अब प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। अब इन सब के लिए अवसर भी नहीं। कालसेन, एक बार मुझे इस पृथ्वी को देख लेने दो। तक्षशिला की ये धरती कितनी सुंदर है। आकाश कितना नीला है। सूर्य कितना प्रकाशवान है। मैं अब इन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। नायक, शौर्य और ओज से भरे तुम्हारे मुखमंडल को, वीरता से भरे तुम्हारे यौवन को अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। कालसेन, सम्राट के आदेश का पालन करो। युवराज, मैं इस नारकीय दृश्य को नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं कालसेन? युवराज, युवराज, ये मैं नहीं कर सकूंगा। सम्राट का आदेश है। ये इतनी सुंदर आंखें, ये मुझसे नहीं होगा युवराज, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छी बात है, मैं स्वयं इसका पालन करूंगा। तुम यहीं रुको। कालसेन, ये लो मेरे दोनों नेत्र। इन्हें सावधानी से पाटलिपुत्र ले जाओ। युवराज, पूज्य पिताजी और पूजनीय माता को मेरा प्रणाम कहना। युवराज,
मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ युवराज। मुझे क्षमा करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। अब इस विशाल जगत में मैं नेत्रहीन होकर भटकूंगा। उषा की लाली और सूर्य के डूबते हुए क्षण को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं देख पाऊंगा। क्षण मात्र में ये क्या हो गया, क्षण मात्र में ये क्या हो गया। कितनी वेदना है, कैसा अंधकार है, अंधकार, अंधकार। आर्यपुत्र, ये क्या हुआ? किसने ऐसा निर्मम प्रहार किया? कांचन, कांचन। स्वामी, किसने आपकी ये दुर्दशा की है? किसी ने नहीं कांचन। और कांचन, नित्य और नाशवान वस्तु के लिए रोना व्यर्थ है कांचन। और आपकी ये दुर्दशा किसने की? किसी ने नहीं कांचन। पिताजी को मेरे नेत्रों की आवश्यकता थी, उन्होंने मांगा और मैंने दे दी। पुत्र ने अपने पिता को अपने नेत्रों की भीख दी। जिन नेत्रों को देखते हुए मैं थकती नहीं थी, जिसमें करुणा का सागर उभरा करता था, जिसमें शत्रुओं को वश में कर लेने की क्षमता थी, वे नेत्र कहाँ गए? आर्यपुत्र, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसे कठोर राज्यादेश पर हस्ताक्षर करते समय आपके पिता के हाथ क्यों नहीं कांपे? आर्यपुत्र, आपने अपने पिता के आदेश को ठुकरा क्यों नहीं दिया? ऐसा ना कहो कांचन। अपने माता पिता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्राण तक दे सकता हूँ कांचन, अपने प्राण तक दे सकता हूँ। सम्राट और महारानी ने अन्याय किया है आर्यपुत्र। महारानी के मन में आपके प्रति ईर्ष्या है। नहीं कांचन, माँ के मन में अपने पुत्र के लिए ईर्ष्या क्यों होगी कांचन? आपने उनके उदर से जन्म नहीं लिया, वे विमाता है। नहीं, जलन और ईर्ष्या उनके रक्त में है। नहीं कांचन, उदर से जन्म नहीं लिया तो क्या हो? श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य, ये सब स्वभाव के साथ मिलते हैं कांचन। ये तो वरदान है, और माँ में ये सब होता है कांचन। माँ तो केवल माँ होती है कांचन, माँ होती है। अरे पुत्र, अब हम क्या करेंगे? कांचन, अब मैं तक्षशिला में नहीं रहूंगा, शासक भी नहीं। अब मैं इस मोहक वातावरण से दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी कांचन? आर्यपुत्र, जब तक आप युवराज थे तब तक मैं महलों में रही। अब जब आपने महलों के सुख को त्याग देने का निश्चय लिया है तो मैं आपसे दूर क्यों रहूंगी? स्वामी, आपके चरणों के निकट ही मेरा सुख है। कांचन, लेकिन तुम्हारी कोमल काया इस प्रकार इस
दुख का सहन करेगी कांचन? आर्यपुत्र, आपने भी तो प्रारंभ से ही राज सुख का उपभोग किया है। जब आपकी कोमल काया इस दुख का सहन कर सकती है, तो मेरी काया क्यों ना करेगी? स्वामी, मैं आपकी संबल बनूंगी। कांचन, क्या मैं सचमुच नेत्रहीन हो गया हूं? क्या मैं कुछ भी नहीं देख सकता? क्या मैं कुछ भी नहीं देख सकता? हरी भरी धरती, नीला आकाश, चमकता सूर्य। कांचन, आकाश के अनगिनत तारों को हम दोनों घंटों देखा करते थे। मैं निहारा करता था तुम्हें और अनगिनत तारों को। क्या मैं अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा? आर्यपुत्र, अब तो केवल स्मृति ही शेष है। कांचन, तुमने संबल बनने की बात की है, अच्छी बात है। अब जाओ जाने की तैयारी करो, राष्ट्रीय वस्त्र आभूषण का त्याग करो। मैं यही हूं, जाओ कांचन, जाओ। जो आज्ञा। नेत्र के स्थल जल रहे हैं। लगता है आग के दो दहकते शोलों को नेत्रों में डाल दिया गया हो। कुणाल, तुम्हें अपने नेत्रों पे अहंकार था ना? आज तुम्हारा वो अहंकार चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया। युवराज। कौन? जी तालसेन, तुम फिर यहाँ आ गए? नहीं युवराज, मैं हूं आपका सेवक नायक। नायक? मेरे बंधु, तुम रो रहे हो नायक? मत रो नायक, मत रो। धिक्कार है मुझे, मैं युवराज कुणाल के नेत्रों की रक्षा न कर सकता। मैं युवराज नहीं रहा नायक, मैं युवराज नहीं रहा। मैं कल ही तक्षशिला का परित्याग कर दूंगा। कहां जाएंगे आप? नेत्रहीन हूं, भिक्षा करके जीवन यापन कर लूंगा। यहां से कहीं दूर चला जाऊं। आप नेत्रहीन है तो क्या हुआ? शासन करने की क्षमता आपके साथ है। आपकी आज्ञा से मैं सब कुछ करूंगा। शासन करने की कामना अब मुझ में शेष नहीं है। अब मुझ में शेष नहीं है नायक। मैं तुम्हारा ऋणी हूं नायक, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लेकिन हाँ, तक्षशिला की रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। यहाँ शांति बनाए रखना तुम्हारा दायित्व है नायक, तुम्हारा दायित्व है। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। उसके बाद मैं भी तक्षशिला से बाहर चला जाऊंगा, आपकी खोज करूंगा। संभवतः आपके पीछे पीछे चलता रहूंगा। नायक, मेरे बंधु, हम विदा।
कैसी दारुण व्यथा है यह। हृदय के भीतर मानो आग धधक रही हो। मैंने प्रजावर्ग की सुख शांति के लिए सभी प्रयत्न किए, लेकिन मुझे स्वयं को कभी शांति न मिली। कुणाल की उपस्थिति से मैं महेंद्र और संघमित्रा की अनुपस्थिति को भूल गया था, लेकिन कुणाल तक्षशिला से कहीं चला गया। कहां चला गया, किधर चला गया, उसका कुछ पता नहीं चला। मैं प्रत्येक क्षण उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुणाल, मेरे प्रिय पुत्र, तुम कहां हो? कुणाल, नहीं पता चलता। सहसा ये करुण ध्वनि भी बंद हो गई। अभी तक मानो मैं किसी स्वप्न लोक में था। मैं उस कलाकार को पुरस्कृत करना चाहता हूं जिसने मेरे मन के सारे तार को झंकृत किया। प्रतिहारी, प्रतिहारी! आज्ञा सम्राट। प्रतिहारी, अभी मैंने एक करुण ध्वनि सुनी। लगता है जैसे कोई कलाकार अपने वाद्य यंत्र से इस करुण ध्वनि से अपनी वेदना को संगीत के माध्यम से प्रकट कर रहा था। उस कलाकार को शीघ्र यहां उपस्थित करो। महाराज, वो भिखारी है, वो राजमहल के पास ही ठहरा हुआ है। उसे बुलाऊं? हाँ, उसे बुलाओ। बिल्कुल, अभी उसे बुला ला। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मेरा ये जीवन हर्ष और अवसाद का मिश्रण है। बड़े बड़े पत्थरों को हटाती हुई, हसद व क्षोभ से गर्जना करती हुई बरसाती नदी की तरह मेरा ये जीवन है। महाराज, यही है वो कलाकार जो अपने वाद्य यंत्र से करुण ध्वनि बजा रहा था। तुम जाओ प्रतिहारी, तुम जाओ। क्या तुम वाद्य यंत्र बजाना जानते हो नवयुवक? जानता, अच्छी तरह से जानता। लेकिन तुम्हारा वो वाद्य यंत्र कहाँ है नवयुवक? वो तो उसी वट वृक्ष के नीचे छोड़ा है, जहाँ रात्रि में मैंने विश्राम किया था। तुम्हारा नाम क्या है नवयुवक? वृत्ति से तो मैं। तुम चुप क्यों हो जैन? मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम जन्मांध हो? नहीं सम्राट, नहीं। क्या तुमने पृथ्वी की ये माटी और आकाश के नीलेपन को देखा है जैन? देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जब तुमने ये सब देखा है जैन, तो फिर तुम जन्मांध कैसे हुए? तुम नेत्रहीन कैसे हुए जैन? क्षमा कर घाट। तुम्हारे नेत्र किसने नष्ट कर दिए जैन? क्षमा करे सम्राट, इन व्यक्तिगत प्रश्नों को पूछने से कोई फल नहीं मिलने वाला। मुझे जाने की अनुमति दे। ठहरो जैन, ठहरो। मैं पहले मनुष्य हूं, तब सम्राट। यदि तुम्हारे दुख को कुछ कम कर सकूं, तो मुझे बड़ा संतोष होगा जैन।
सम्राट, आपका ये नाटक कितना सुंदर लग रहा है। नाटक? नहीं नहीं। कैसा नाटक? सम्राट, ये स्त्री मति भ्रष्ट है, बस मेरी दारुण पीड़ा से प्रलाप भर कर रही है। नहीं नहीं, ये स्त्री पागल नहीं, ये जो कुछ भी कह रही है उसका अवश्य कुछ अर्थ। कैसा अर्थ? हे स्त्री, हे स्त्री, तुम ही बोलो, क्या तुम पागल हो? नहीं सम्राट, मैं पागल मैं पागल नहीं हूं। लगता है कि ये कंठ स्वर मैंने पहले भी कभी सुना है। अवश्य सुना है, स्मृति जागृत हो रही है। कब सुना है? क्या कांचन माला का स्वर आपने कभी सुना है? कांचन? क्या तुम कांचन हो? हाँ सम्राट, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। कांचन, मेरी पुत्र वधू? और ये कौन है कांचन? आपके पुत्र राजकुमार कुणाल। कुणाल! पिताजी, मेरे पुत्र! कुणाल, मेरे पुत्र! कुणाल, मैं तुम्हारी वियोग में रात रात भर जागता रहा मेरे पुत्र। मैंने देश के कोने कोने में अपने दूत भेजे, पर तुम्हारा कहीं कुछ पता न चला पुत्र। कुणाल मेरे पुत्र, कुणाल पक्षी से सदृश वे नेत्र तुम्हारे कहाँ गए पुत्र? किसने तुम्हारे नेत्र नष्ट कर दिए? इनसे किसे शत्रुता थी पुत्र? तुम चुप क्यों हो कुणाल? मेरी बातों का जवाब दो। किसने तुम्हारे नेत्र नष्ट किए? किससे शत्रुता थी? बोलो कुणाल, बोलो। मां ने आदेश भिजवाया था, पिता को मेरे नेत्रों की आवश्यकता है। मैंने ही अपने नेत्र निकाल कर पिता को भिजवा दिया। कुणाल, ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हारे नेत्रों को नष्ट करके मुझे कौन सा सुख मिलता? प्रतिहारी! आज्ञा सम्राट। देवी त्रिशरक्षिता को शीघ्र उपस्थित करो। जो आज्ञा। देवी त्रिशरक्षिता ने सदैव तुम्हारे प्रति अपने स्नेह को व्यक्त किया है कुणाल। उसने सदैव तुम्हारी प्रशंसा की है। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारे प्रति उसका यह स्नेह एकमात्र दिखावा था, छल था। उसने तुम्हारा संपूर्ण जीवन का सत्यानाश कर दिया। देवी त्रिशरक्षिता, क्या आप कुणाल को पहचानती हैं? कुणाल को? हाँ देवी, ये सामने खड़ा है कुणाल, और ये है कांचन माला। माँ, ये क्या? माँ, तुम कुणाल? मैं हूँ तुम्हारा पुत्र कुणाल, नेत्रहीन, तुम्हारे चरण। हाँ माँ। नहीं कुणाल, देवी त्रिशरक्षिता दोषी है। उसने छल पूर्वक तुम्हारे नेत्र नष्ट कराए हैं। ये कैसा लांछन लगा रहे हैं आप उस पर? कुणाल, नहीं कुणाल, क्या मैंने तुम्हारे नेत्र निकलवाए हैं? नहीं माँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये कैसा कलंक है? मैं इसकी कैसा कलंक है कल्पना। सम्राट? कुणाल अशोक प्रियदर्शी है, वह न्याय विचार करेगा। यदि देवी त्रिशरक्षिता दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। प्रतिहारी, देवी त्रिशरक्षिता को बंदी बना लो। नहीं सम्राट, यह अन्याय है। देवी त्रिशरक्षिता, तुम आज से बंदनी हो। सम्राट, सम्राट, यह अन्याय है।
यदि यह अन्याय है कुणाल, तो फिर तुम ही बताओ न्याय क्या है? देवी दृश्य रचिता दोषी है। कुणाल, आदेश लेकर कौन गया था? काल सेन। काल सेन? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो निष्कासन के बाद कभी तक्षशिला गया ही नहीं। काल सेन ने मुझे आदेश दिखलाकर कहा था कि उसे महारानी ने भेजा है। मैंने विश्वास कर लिया और अपने नेत्र निकाल कर दिए। ये तुमने क्या किया पुत्र? क्या किया? प्रतिहारी, काल सेन को उपस्थित करो। किसकी आज्ञा से युवराज कुणाल को नेत्रहीन किया? सम्राट, अब मिथ्या भाषण व्यर्थ है। वो आदेश नकली था। तुम्हारी इस नीचता का कारण क्या है कालसेन? युवराज ने तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया और वहां की अशांति के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया। मुझे निष्कासन का दंड दिया। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मुझे ऐसी योजना बनानी पड़ी। सम्राट, तुमने घोर अपराध किया है कालसेन। यदि युवराज कुणाल ने तुम्हें निष्कासन का दंड न देकर प्राण दंड दिया होता तो तुम ऐसा अपराध न करते। कालसेन, तुमने युवराज कुणाल के जीवन में आग लगा दिया। मौर्य साम्राज्य के एकमात्र उत्तराधिकारी को एक भिखारी से भी हीन जीवन जीने को विवश कर दिया। जी चाहता है कि धर्म अशोक के इस वस्त्र को उतार कर फेंक दूं और चंड अशोक बनकर अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा वध कर डालूं। मैंने सोचा था कि अपने शेष जीवन धर्म चिंतन में बिताऊंगा, लेकिन तुमने शनि बनकर मेरे परिवार में अकल्याण का बीज बो दिया। कालसेन, सम्राट, जब से मैंने युवराज के नेत्रों का हरण किया है तब से अशुभ स्वप्न देखता रहा हूं। सम्राट, मेरी नींद चली गई है। सम्राट, यदि मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड हो तो मुझे दीजिए। सम्राट, मुझे दंड दीजिए। ऐसा ही होगा। प्रतिहारी, कालसेन को बंदी बना लो। मैं इसके प्राण दंड का आदेश देता हूं। कल सूर्य की पहली किरण के उदय होते ही इसका मस्तक काट डाला जाए। सम्राट, ऐसा भयंकर आदेश ना दे। सम्राट, ना दे। कुणाल, ये नीच दया का पात्र नहीं है। इसने तक्षशिला में हजारों निर्दोषों की निर्मम हत्या की है। इसका मरण अनिवार्य है। सम्राट, आप प्रियदर्शी, देवों के प्रिय। आपने अहिंसा का पथ पकड़ा। इसे सजा ना दे सम्राट। हाल इसे सजा ना दे। ये सत्य है कि मैंने अहिंसा व्रत लिया है। युद्ध से मैं विरत हो गया, लेकिन शासक का भी एक कर्तव्य होता है। यदि अपराधी को उसके उचित दंड न दिया जाए
तो इससे उसका पाप बढ़ेगा और अन्याय को प्रश्रय मिलेगा। सम्राट, आप मेरे पिता हैं। आज तक आपने मुझे सब कुछ दिया। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा सम्राट, लेकिन आज एक वस्तु मांगता हूं सम्राट। आज एक वस्तु मांगता हूं। कुणाल, कुणाल, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। जो भी चाहो मांग लो। मैं तुम्हें अवश्य दूंगा मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं प्रियदर्शी सम्राट अशोक से, अपने पिता से, कालसेन जीवन की भीख मांगता हूं। मैंने आपका नेत्रहरण किया है, मौज कुल के कुल दीपक को बुझाया है। युवराज, मेरे आपके नेत्रों के सामने मेरा जीवन तुच्छ है। सम्राट, मुझे मृत्यु दंड दे सम्राट, मुझे मृत्यु दंड दे सम्राट, मुझे मृत्यु दंड दे। कालसेन, आज का मौर्य साम्राज्य दया, अहिंसा और करुणा पर आधारित है। तुम मानव देश में ही अपने पापों की प्रायश्चित करोगी, अपने पापों की प्रायश्चित करोगी। सम्राट, कालसेन को जीवन दान दे, कि मेरी आपसे विनती है सम्राट। कुणाल, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं पुत्र। आज वर्षों बाद मेरा सुप्त चंडा भाव अभी अभी फिर जागृत हुआ था। इस वृद्धावस्था में एक बार फिर इच्छा हुई कि अपने हाथों में तलवार लेकर तांडव नृत्य करूं और इस कालसेन के रक्त में स्नान करूं। लेकिन तुमने तथागत की करुणा का स्मरण दिलाकर मेरे क्रोध का शमन किया है कुणाल। तथागत ने कहा है, वैर से वैर का शमन नहीं होता, अवैर से ही वैर का शमन संभव। यही तथागत का नियम है। कालसेन, सिर्फ कुणाल के कहने पर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जाओ, यहां से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ। मैं अब धर्म यात्रा पर निकलना चाहता हूं। यदि इस यात्रा में तुम भी मेरा साथ दे सको तो मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ समझूंगा। सम्राट, मेरे बाहरी नेत्र के नष्ट होने से मुझे एक लाभ मिला है। मेरे अंतर मन के नेत्र खुल गए हैं। मेरे अंतर मन के नेत्र कभी नष्ट नहीं हुए। वो हर समय अपने आराध्य माता पिता को अपने समीप पाते। माँ, देखो,
अंधेरा छट रहा है माँ। देखो माँ, प्रकाश, हर तरफ प्रकाश। पिताजी, मैं आपकी धर्म यात्रा में आपके साथ हूं, आपके साथ हूं। नागेंद्र कुमार, बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता होती है। मंच पर रहे हैं संगीत परिकल्पना राहुल राज, प्रकाश परिकल्पना राजीव राय, प्रकाश परामर्श उपेंद्र कुमार, ध्वनि नियंत्रण मनीष कुमार, चंद्रावती कुमारी, रणविजय सिंह, अजित गुंजर, रोहित राज, प्रस्तुति प्रभारी गणेश प्रसाद सिन्हा, जो कलाकारों की एक विशेष परिचय ये भी दे दूं कि शायद बिहार में उनकी उम्र का कोई दूसरा रंगकर्मी अभी है। गणेश सिन्हा आ नहीं पाए, आभारी हैं। और निर्देशन सुमन कुमार। उनसे गुजारिश है कि वे मंच पर आए और लाला राजकुमार ये हमारी भारतीय परंपरा है और इसी परंपरा को जो हम लोगों ने अपने गुरुओं से सीखा है आज भी उसे अपनाए हुए हैं। और हम आज की युवा पीढ़ी से भी अनुरोध करेंगे कि वे भी उसे अपनाएं। और स्क्रीन प्रोजेक्टर अरविंद कुमार, उज्जवल जी, डॉक्टर उज्जवल जी से आग्रह। उज्जवल जी, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और रविशंकर जी आप सबों का आशीर्वाद मिलता है तो एक ऊर्जा मिल जाती है। ये उस समय नहीं मिल पाया था और अब मिल रहा है। ये अंत तक बैठे रहे, नाटक भी देखा और आग्रह है प्रोफेसर साहब से जो लॉ कॉलेज से आए हैं, युवा साहित्यकार रंगकर्मी हैं यहाँ उपस्थित अनीश अंकुर, मेरा आग्रह है कि वो मंच पे आए। अनीश जी, अनीश रंगमंच के सामाजिक सरोकार इस किताब प्रसिद्धि इस किताब ने प्राप्त की है और बहुत ही बढ़िया लिखा है इन्होंने और सारे जगह इसकी चर्चा हो रही है। और अनीश भाई हमारे बीच है, हमने इनसे आग्रह किया था कि आप नाटक अंत तक देख के जाइए। थोड़ा लो वोल्टेज नाटक है और ट्रेजेडी है और ये बहुत कुछ कहता है
और मैं आग्रह करूंगा, अगर विनोद जी आए हुए हैं, विनोद जी तो वो भी मंच पे आए। कृपा जी, विनोद जी आइए, आप मंच पे आइए। शांत रक्षित जो अशोक प्रियदर्शी जी के भाई हैं और ये चतुर्भुज जी के पुत्र हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो कृपया मंच पे आए और इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। मैं आग्रह करूंगा अनीश भाई से कि आप अनीश भाई, आप अच्छा प्रोग्राम था, बोले अनीश। दोस्तों, आप सब लोग मीटिंग अंत तक धैर्यपूर्वक बने रहे। मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छा नाटक हम लोगों ने देखा। चतुर्भुज जी का सबसे पहले पूरी टीम को कला चाहे, क्योंकि 16 वर्षों से निरंतर ये महोत्सव आयोजित हो रहा है और ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसलिए एक बार ताली जरूर बनती है इसके लिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल भाई। हमारे पास लॉ कॉलेज के प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द जरूर कहें। बड़ा ही मर्मिक और स्पर्शकारी ये पल था जो हम लोगों ने अभी अनुभव किया है। इतिहास की उस घटा में हम लोग समाहित हो गए थे। फिर वहाँ से ये नाटक मंच जो इस तरह था कि हम लोगों के आंखों से आंसू आ गए इस पल को देखकर। काफ़ी सराहनीय और बड़ा सुंदर प्रयास रहा। मेरे दिल को भाया है और आगे भी प्रयास करेंगे कि इनका जो है कार्यक्रम इससे भी अच्छा हो। इतना हो चुका था, लेकिन सच में ये जो अशोक पर आधारित नाटक रहा, शुरू से अंत तक पूरा समा बांधे रखा। और सच में आज नई पीढ़ी यदि यहाँ पे नहीं आ रही है तो वो एक बहुत बड़े अंश को मिस कर रही है। और अपनी कोशिश होगी जितना भी कर सकूँ, जो कर सकूँ, ताकि ये जो मंचित नाटक के जरिए जो इतिहास को जानने की एक विधा है जीवंत रूप में, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई दूसरा पर्याय है। तो सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आयोजन मंडल में जिन्होंने भी इनका सहयोग किया, जो भी बैकग्राउंड में रहे, उन सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि इस तरह का इतना संवेदनशील नाटक, मतलब मैं तो नहीं देखने के मूड में था, लेकिन शुरू से जब एक बार शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, आज इसे पूरा देख करके ही जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। सर एक ग्रुप फोटो। बहुत ही शानदार नाटक था। जब भी इस तरीके के नाटक को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर बार की तरह आप शुरुआत से जो बनते हैं वो अंत तक बने रहते हैं। तो सुमन भैया को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप अपने जब तक हम अपने नाट्य कौशल के जरिए पहले हम लोग को दिखाते रहेंगे नाट्य ले जाओ ना, हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक ग्रुप फोटो करवा दीजिए। मस्त विन्यास, मस्त विन्यास है तुम्हारा। बहुत अच्छा मंचन। एक गुज्जर, हाँ हो गया। खड़ा कराए हुए कहाँ जाइएगा? चंदन आगे आ जाओ। हो गया, हो गया। हाँ थैंक यू। चलिए कल का नाटक